हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के एजुकेशनल डेवलपमेंट में उठाए गए अप्रोचेज के बारे में। तो आपको पता होगा, यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो कई सारे अप्रोचेज को आप जानते होंगे, जैसे वुड डिस्पैच, जैसे मैकॉले मिनट जिसको आप बोलते हैं, मैकॉले का स्मरण पत्र। उसके साथ साथ कई तरीके के, जैसे 1813 का चार्टर एक्ट लाया था, तो उन्होंने कई तरीके के अधिनियम, कई तरीके के आयोग, कई तरीके के कानून लाए जो भारत के शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा भारत के शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम के बारे में। हम लोग शुरू करेंगे 1781 से और अंत करेंगे 1854 पे। तो आइए हम लोग बारी बारी से अब शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आप कलम और कॉपी उठा लीजिएगा और आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लो कि 1757 में वो लोग प्लासी का लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। तो प्लासी का लड़ाई जीतने के बाद और बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद एक चीज़ तय हो जाता है, और वह यह तय हो जाता है कि भारत पे आगे आने वाला समय में शासन कौन करने वाला है। तो निश्चित रूप से अंग्रेज शासन करने वाले हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और देखो कि 1764 के बाद वो लोग 1781 से भारत के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए कई तरीके के कदम उठाना शुरू करते हैं। तो यदि सवाल इस तरीके से आए कि भारत के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए पहली बार अप्रोचेज जो अपनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो कब अपनाया गया था? तो 1781 में अपनाया गया था। तो 1781 में क्या किया था उन्होंने, आप ध्यान रखो। 1781 में अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के मुस्लिम समाज में जो भी कुरीतियां हैं और मुस्लिम समाज के जितने भी कस्टम्स हैं, उनके जितने भी रिलीजियस एपिक्स हैं, उन सारे को पढ़ना, उनके समाज को समझना, ताकि हम लोग सामाजिक नियंत्रण भी स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखो कि राजनीतिक नियंत्रण और आर्थिक नियंत्रण अंग्रेज पूरी तरीके से भारत पर स्थापित कर चुके हैं। तो अब ये लोग जो भी एजुकेशनल अप्रोचेज अपनाएंगे वो सारे के सारे अप्रोचेज सामाजिक नियंत्रण करने के लिए अपनाएंगे। तो आप देखिए कि 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। मुस्लिम समाज के सारे चीज़ों को, कस्टम्स को और उनके जितने भी एपिक्स थे, उनमें जो जो बातें लिखी गई थी सोसाइटी के बारे में, उन सभी चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद ठीक 10 साल बाद 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मदरसा का स्थापना हो रहा है और यहाँ पर बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना हो रहा है। तो आपको पता होगा कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे आपके वैदिक टेक्स्ट हो या पुराण वगैरह हो, वो सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए थे। तो आप यहाँ से एक निष्कर्ष निकालें कि संस्कृत, अब चूंकि ये लोग मदरसा स्थापित करके मुस्लिम समाज के चीज़ों को समझ गए, तो अब ये लोग संस्कृत कॉलेज स्थापित करके हिंदू समाज में जो भी चीज़ें चल रही थी उनको समझना चाहते थे। तो 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई। और तीसरा अप्रोच उन्होंने अपनाया 1800 ईस्वी में लॉर्ड बैलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कोलकाता में है। आपको पता होगा ये कॉलेज अभी भी है। और ये 1800 में जो कॉलेज की स्थापना की गई थी वो किसके लिए की गई थी? तो जो भी लोग, वैसे लोग जो सेना में सेवा नहीं दे रहे थे, जो ब्रिटिशर्स सेना में नहीं थे, जो अंग्रेजी सेना में भर्ती नहीं थे और बाकी ऐसे क्लर्क के पोस्ट पे काम कर रहे थे, तो उन सारे लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए लॉर्ड बैलेजली ने 1800 में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना की थी। चौथे अप्रोच पे आते हैं। और ऐसा क्यों किया गया था? यदि मान लीजिए कि आपसे यह सवाल आ जाए, आप डिस्क्रिप्टिव लिखने जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं पहली चीज़ कि भारत का जो दो बड़ा तबका था, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। तो आप देखो कि मदरसा है, संस्कृत कॉलेज है, और उसके बाद जो लोग सेना में नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो एक पहला पॉइंट निष्कर्ष निकल कर यह आता है कि समाज की समझ के लिए, समाज को पूरे तरीके से समझने के लिए कि इनके क्या क्या कस्टम्स हैं और क्या क्या इनके यहाँ किस तरीके की व्यवस्था चलती है। दूसरा, दिमागी रूप से यूरोपीय। आप देखोगे कि ये सारा चीज़ पढ़कर ये लोग एक अप्रोच लाएंगे और उसमें क्या करेंगे कि इसका उपयोग करेंगे वो लोग वैसे व्यक्ति के निर्माण के लिए जो दिमागी रूप से यूरोपीय हो और बाकी उसका रंग वेशभूषा सारा हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, भारतीयों का हो, लेकिन वो पूर्णतः
मेंटली वो यूरोपियनाइज हो जाए। तो इसका उपयोग ये लोग इस पॉइंट के लिए करेंगे। और तीसरा इसका निष्कर्ष यह निकल सकता है कि योग्य अधिकारियों का चयन के लिए, ठीक है, चूँकि जो यहाँ से जो पढ़ा करके जो बच्चों को निकाला जाएगा, जो लोग निकलेंगे यहाँ से पढ़ करके, वो सारे के सारे ब्रिटिश सिस्टम के प्रति लॉयल होंगे। तो ये लोग योग्य अधिकारियों के चयन के लिए भी इस तरीके के अप्रोचेज अपना रहे थे। और उसके बाद आते हैं अगला जो इन्होंने अप्रोच अपनाया, जिसकी तारीफ़ बहुत की जाती है, वो था 1813 का चार्टर एक्ट। तो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहली बार किसी एक्ट को लाया गया था, वो लाया गया था 1813 ईस्वी में। तो आपसे यदि इस तरीके का सवाल आता है कि अंग्रेज़ों ने पहली बार किस एक्ट के माध्यम से भारत को शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की प्रयास किया था, तो आप कह सकते हैं कि वो 1813 का चार्टर एक्ट था। इसमें क्या क्या बात की गई थी? पहला बात किया गया था कि 1 लाख रुपया भारतीयों के शिक्षा पर प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि 1823 तक, लेकिन आप देखोगे कि जब यहाँ पर इन्होंने घोषणा कर दिया 1813 में, घोषणा क्या किया था कि प्रत्येक साल 1 लाख रुपया खर्च होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि अगले 10 साल तक कोई भी पैसा इस पे खर्च ही नहीं हुआ। 1823 ईस्वी तक एक भी रुपया ये लोग खर्च नहीं कर पाए। और आगे आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे, कहता है कि इसी में आगे अप्रोच अपनाया गया, और यह अप्रोच अपनाया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। लेकिन इसमें ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा योगदान था। 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो सवाल यह आए कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसके मदद से की थी? तो अंग्रेज़ों की मदद से की थी। तो इसको भी अंग्रेज़ों के अप्रोच में ही काउंट किया जाता है। और आगे आते हैं आज के अगले टॉपिक पे। और इसके बाद क्या हुआ कि इतने सारे संस्थान जब ये लोग निर्माण कर दिए, तो उसके बाद हमारे यहाँ एक डिबेट छिड़ गया, जिसको आप बोलते हो आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य 2 शब्द हैं। आंग्ल का अर्थ है अंग्रेजी, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, और प्राच्य का अर्थ है जो हमारे यहाँ के लोग थे, जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे। तो प्राच्यवादियों का कहना यह था कि भारत में जो भी शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है वो भारत के देसी भाषा में दी जाए। और लेकिन अंग्रेज़ों का कहना था कि भारत में हम लोग जो भी शिक्षा व्यवस्था देंगे वो अंग्रेजी में देंगे, क्योंकि वो लोग अपने पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था का एक्सपेंड करना चाहते थे, उसका प्रसार करना चाहते थे। तो इस दौरान क्या हुआ कि एक विवाद छिड़ गया, और उस विवाद से कई तरीके के निष्कर्ष निकले। तो उसी के बाद एक लॉर्ड मैकॉले आया, और लॉर्ड मैकॉले ने एक मिनट जारी किया, जिसको मैकॉले का स्मरण पत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसके क्या क्या निष्कर्ष निकले? मैकॉले ने इसी आंग्ल प्राच्य विवाद को लेकर के अपना एक मैकॉले मिनट लाया था, और वो कब लाया था? 2 फरवरी 1835 को। तो आपसे सवाल यह आ सकता है कि आंग्ल प्राच्य विवाद को ख़त्म करने के लिए मैकॉले ने एक स्मरण पत्र लाया था, वो कब लाया था? तो आप कह सकते हैं कि 2 फरवरी 1835 को लाया था। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ये देखते हैं कि मैकाले ने जो स्मरण पत्र लाया, उसमें मैकाले ने क्या क्या बातें कही थी और किन किन बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की थी। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट को। पहला, मैकाले जब स्मरण पत्र जारी करते हैं तो कहते हैं कि आंग्ल जो दल थे, आंग्ल दल किसको बोलते हैं दोस्तों? मैंने बताया आपको कि आंग्ल दल वो था जो एंग्लो लोग थे, जो अंग्रेजी लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे। तो जब मैकॉले आए तो मैकॉले चूँकि ऑब्वियस ब्रिटिशर्स था, तो मैकॉले ने इसका एक चीज़ तो तय था पहले से ही, ये स्वाभाविक सी बात है कि मैकॉले जब भी समर्थन करेगा तो वो आंग्ल दल का समर्थन करेगा। तो विवाद कहाँ छिड़ा था? आंग्ल प्राच्य के बीच में। और जब मैकॉले आया, मैकॉले मिनट लेकर के, तो उन्होंने समर्थन किया आंग्ल दल वाले लोगों को, यानी अंग्रेजों को। तो पहला पॉइंट क्या था मैकॉले का स्मरण पत्र का? कि मैकॉले जब आते हैं तो वो आंग्ल दल के लोगों का समर्थन करते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। तो मैकॉले ने अपने स्मरण पत्र में कहा कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो सबसे बेहतर लैंग्वेज है, जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, वह है अंग्रेजी। तो आपसे सवाल यह आ सकता है कि मैकॉले ने किस भाषा को दुनिया का सर्वोत्तम भाषा कहा, या भारत में शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा को अपनाने के लिए बेस्ट लैंग्वेज ऑप्ट किया? तो आप टिक कर सकते हैं अंग्रेजी। उसके बाद तीसरा इन्होंने जो बात कहा कि भारतीय साहित्य हैं वो अंग्रेजी साहित्य से हर मामले में निम्नतम स्तर के हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर भारतीय साहित्य में केवल वेद नहीं है, केवल वेद और पुराण और उपनिषद नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारतीय साहित्य में कुरान भी है, हदीस भी है, शरीयत भी है, यानी इस्लामिक वर्ल्ड के जितने भी हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जितने भी हैं, हिंदुओं के जो जितने भी ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो मैकॉले ने कहा कि भारत का जितना भी लिटरेचर है वो अंग्रेजी लिटरेचर से, यानी कि अंग्रेजी साहित्य से बहुत ही निम्नतम स्तर का है। और चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का आगमन किया। और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था, मैंने आपको बताया था कि इन सारे कॉलेजेस की स्थापना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का इजाद किया जा सके। इसके माध्यम से यह किया गया कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस की स्थापना की जा रही थी वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों पे अंग्रेज पैसे खर्च कर रहे थे और उनको अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा का ज्ञान दे रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि बच्चे कलर, शरीर के रंग के आधार पे वो भारतीय तो थे, लेकिन मन से वो कंप्लीट रूप से यूरोपीय होते जा रहे थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग मन से, प्रवृत्ति से अंग्रेज हो जाएं, लेकिन शरीर से वो भारतीय रहें। और इसका दूसरा इन्होंने जो सकारात्मक निष्कर्ष निकाल करके दिया वह यह कहा कि यदि हम लोग समाज के समृद्ध लोगों को, समाज के अमीर लोगों को यदि पढ़ा देते हैं और वो लोग हमारे लिए मीडिएटर का काम करेंगे, जैसे जो जनसाधारण थी उनकी भाषा अंग्रेजी नहीं थी भारत में, तो उनके समस्याओं को समझने के लिए अंग्रेजों को बीच में एक मीडिएटर की आवश्यकता थी। तो उसी मीडिएटर की उत्पत्ति के लिए इन्होंने ध्यान दिया, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का इजाद किया। तो यहाँ पर एक ऐसे वर्ग का उदय हो जाता है भारतीय परिवेश में जो मन से, जो प्रवृत्ति से अंग्रेज हो जाते हैं और शरीर के रंग से वो कंप्लीट रूप से भारतीय रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का जब आगमन हो रहा है उस समय मैकॉले हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं और मैकॉले मिनट का सबसे बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, और आगे आते हैं। ये मैकॉले मिनट का 4-5 पॉइंट था, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और अगला आते हैं थॉमसन के बारे में। थॉमसन जो थे, थॉमसन के बारे में सबसे पहले जानिए कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उस समय का उत्तर पश्चिमी प्रांत और आज का उत्तर प्रदेश, ठीक है, उस समय का उत्तर पश्चिमी प्रांत और आज का उत्तर प्रदेश, वहाँ के ये गवर्नर हुआ करते थे। कौन? थॉमसन। तो थॉमसन ने भी अपने तरफ से कई तरीके के अप्रोचेज अपनाए थे जो भारत के शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में उसकी एक अहम भूमिका रही है। तो आप देखोगे कि थॉमसन जब उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं, उनका टाइम पीरियड है 1843 से लेकर 1853। मैकॉले का क्या था? 1835। थॉमसन का क्या है? 1843 से लेकर 1853 तक। थॉमसन क्या थे? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जिसको आज मॉडर्न यूपी जिसको कहते हैं, उसके गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जब इन्होंने ध्यान दिया था, मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा पे ध्यान दिया, लेकिन थॉमसन जब आते हैं, थॉमसन जब काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, भारत के लोगों को शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा देसी भाषा में देनी चाहिए। तो वो देसी भाषा पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपसे सवाल आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से गवर्नर थे जिन्होंने देसी भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी और उसके लिए उन्होंने कॉलेजेस, स्कूल्स भी खुलवाए थे? तो वो थे थॉमसन। थॉमसन 1843 से 53 तक देसी भाषा पे उन्होंने ध्यान दिया। और आगे आते हैं तीसरा पॉइंट पे। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी माध्यम से के जो जितने भी छोटे स्कूल थे उनको बंद करवा दिया। ठीक है, आप देखो कि दोनों के बीच में कितना विरोधाभास है। ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतर लैंग्वेज है, और एक उत्तर प्रदेश का गवर्नर क्या कर रहा है कि अंग्रेजी माध्यम के जितने भी छोटे स्कूल थे उसको बंद करवा दिया और देसी भाषा में शिक्षा देने पे ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस करवाया लोगों का। और आगे आते हैं, इन्होंने काम किया उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान तथा क्षेत्र नीति पे ज़्यादा ध्यान दिया। एग्रीकल्चर, चूँकि उत्तर प्रदेश में कृषि बहुत होता था और भारत एक अभी भी कृषि प्रधान देश है, तो उस समय भी कृषि प्रधान ही था। तो इन्होंने क्या किया कि थॉमसन ने कृषि विज्ञान पे, ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंस पे और क्षेत्र नीति पे, मेंसुरेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। तो आपसे सवाल आ सकता है कि भारत के कौन ऐसे गवर्नर हुए या फिर उत्तर प्रदेश के कौन ऐसे गवर्नर हुए जिन्होंने क्षेत्र नीति पे तथा एग्रीकल्चर साइंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया? तो आप टिक कर सकते हैं थॉमसन। और इनके बारे में लास्ट पॉइंट मैं बता दूं कि इन्होंने एक अलग से शिक्षा विभाग का गठन भी किया था।
ठीक है। तो इनके बारे में 4 पॉइंट। पहला, थॉमसन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के गवर्नर थे। उन्होंने देसी भाषा में शिक्षा देने पर ध्यान दिया। अंग्रेजी माध्यम के छोटे स्कूलों को बंद करवा दिया। एग्रीकल्चर साइंस और क्षेत्रमिति के पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया। और उसके साथ साथ एक शिक्षा विभाग, एक अलग से एजुकेशनल डिपार्टमेंट का स्थापना भी किया, इसका गठन भी किया। तो यहाँ तक क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको मैकॉले का भी समझ में आ गया होगा और थॉमसन का भी समझ में आ गया होगा। और आगे आते हैं आज के 7वें अप्रोच पे। और 7वां और आज के वीडियो का लास्ट अप्रोच है, वो है चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में फिर से बता दूं। 1781 में कलकत्ता मदरसा, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद ये क्यों किया गया, 3-4 पॉइंट मैंने बताया था। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1 लाख प्रति वर्ष। 1823 तक पैसा नहीं आया। फिर 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय की मदद से। उसके बाद आंग्ल प्राच्य विवाद छिड़ेगा। उसके बाद मैकॉले इसको ख़त्म करने के लिए एक मैकॉले मिनट लाएगा 2 फरवरी 1835 को। और उसके बाद मैकॉले जब आएगा तो आंग्ल दल का समर्थन करेगा, अंग्रेजी को बेस्ट कहेगा और कहेगा कि भारतीय लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य से बहुत ही निम्न स्तर के हैं। इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी का ईजाद होगा। ऐसे लोग आएंगे भारतीय परिवेश में जो मन और प्रवृत्ति से अंग्रेज रहेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से यानी शरीर के कलर से वो भारतीय रहेंगे। उसके बाद थॉमसन जो उत्तर पश्चिम प्रांत के, आज के उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, वो देसी भाषा पे ध्यान देंगे, अंग्रेजी माध्यम के छोटे स्कूल बंद करवा देंगे, मेंसुरेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर साइंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और एक अलग से शिक्षा विभाग का गठन भी करवाएंगे। अब आते हैं हम लोग चार्ल्स वुड डिस्पैच पे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था। क्लियर है, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था। अब इसके बारे में बारी बारी से सब पॉइंट पे बात करते हैं कि चार्ल्स वुड था कौन। ठीक है, तो एक अर्ल ऑफ एबरडीन एक बोर्ड था दोस्तों, जो भारत में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था। उस बोर्ड का नाम था अर्ल ऑफ एबरडीन। और अर्ल ऑफ एबरडीन जो बोर्ड था, उसी बोर्ड के चेयरमैन थे, उसी बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? चार्ल्स वुड। ठीक है, दूसरी बात कि 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपना एक शिक्षा प्रस्ताव लाया था, एक एजुकेशनल प्रपोजल लाया था, जिसकी बहुत तारीफ़ की जाती है। और तीसरी बात कि जो चार्ल्स वुड ने जो प्रपोजल लाया था, उसी को भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सवाल कई बार यूपीएससी में, बीपीएससी में, नेट के एग्ज़ाम में और देश के तमाम परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। चार्ल्स वुड कौन थे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कौन सा बोर्ड? अर्ल ऑफ एबरडीन का, उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके क्या थे? सेक्रेटरी थे। यहाँ तक क्लियर है। और आगे आते हैं, इन्होंने 1854 में एक एजुकेशनल प्लान लाया और जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब आता है कि चार्ल्स वुड जब प्रपोजल लेकर के आते हैं तो उसमें वो क्या क्या सिफारिश करते हैं, ब्रिटेन की सरकार को क्या क्या बात सुझाते हैं, तो उन सारे बात को मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। मेरा फिर से एक बार निवेदन है कि आप इसको बहुत ध्यान से लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आते हैं पहले पॉइंट पे। चार्ल्स वुड ने जो पहला पॉइंट बताया लोगों को, सरकार को, ब्रिटेन की सरकार को, वो कहा कि जनसाधारण की शिक्षा पे खर्च सरकार करे। ठीक है, उन्होंने पहला पॉइंट सुझाया कि जनसाधारण पे, भारत की जितनी भी जनसाधारण है, पब्लिक है, उन पे जो भी पैसा खर्च होता है उनके शिक्षा पे, वो सारे के सारे खर्च का वहन कौन करे? ब्रिटेन की सरकार करे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा, देसी भाषा की पाठशाला बनाई जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, थॉमसन ने भी क्या किया था? देसी भाषा पे ध्यान दिया था। वुड डिस्पैच में ने भी क्या कहा कि देसी भाषा की पाठशाला बनाई जानी चाहिए। जो छोटे छोटे पाठशाला गांव में होते हैं, जैसे मदरसा होते हैं, जैसे छोटे छोटे स्कूल होते हैं, आंगनबाड़ी वगैरह होते हैं, उसी तरीके के पाठशालाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जहां पे देसी भाषा में शिक्षा दी जा सके, देसी भाषा में बच्चों को, लोगों को पढ़ाया जा सके। क्लियर है। और तीसरा उन्होंने बात किया कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है।
छोटे छोटे मतलब प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन हो रहा है उसके लिए उन्होंने कहा कि देसी भाषा की पाठशाला हो, लेकिन जब हायर लेवल का एजुकेशन आप हासिल करो तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। और आप जब हायर एजुकेशन अभी हासिल कर रहे हैं या फिर नेट करके आप कहीं अच्छे विश्वविद्यालय से पीएचडी करने जाएंगे तो ये चीज़ें आपको अभी भी मिलेगी कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन अभी भी अंग्रेजी माध्यम में दिया जाता है। आगे आते हैं, अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि स्कूल का जो एजुकेशन है वो देसी भाषा में दिया जाना चाहिए। तो अब देखो कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी उन्होंने कहा कि देसी पाठशालाएं बनाई जानी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि स्कूल लेवल का भी एजुकेशन होगा वो देसी भाषा में होना चाहिए और हायर एजुकेशन अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। 4 पॉइंट क्लियर है। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा जो ध्यान दिया वो ध्यान दिया वुमेन एजुकेशन पे, स्त्री शिक्षा पे ध्यान दिया, उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पे ध्यान दिया, उसके साथ साथ टेक्निकल कॉलेजेस की स्थापना पे उन्होंने ध्यान दिया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि टीचर ट्रेनिंग, जो भी शिक्षक पढ़ाने जाते हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। तो 4 पॉइंट है। यदि सवाल आपसे आ जाए कि महिलाओं की शिक्षा पे, स्त्री शिक्षा पे किसने ध्यान दिया था, तो चार्ल्स वुड ने ध्यान दिया था। ठीक है, कॉमर्शियल एजुकेशन की बात की थी कि ताकि रोजगार पढ़ाई ऐसा हो जो रोजगार को उत्पन्न कर सके, रोजगार परक एजुकेशन हो। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि टेक्निकल कॉलेजेस बनाए जाने चाहिए, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई हो रहा है उसको होते रहना चाहिए, साथ में ही साथ टेक्निकल कॉलेजेस बनने चाहिए। और आगे चल करके उन्होंने कहा कि टीचर के लिए, जो भी टीचर जो पढ़ाते हैं पाठशाला में, स्कूल में, हायर एजुकेशन में, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी भी ये चीज़ें हमारे यहाँ कायम हैं। और आगे आते हैं 6ठे पॉइंट पे। इन्होंने 6ठा पॉइंट कहा निजी लोगों द्वारा किए गए प्रयासों पर सरकार अनुदान दे। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसी समय में ब्रिटेन की सरकार जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत की शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, कई तरीके के कॉलेज बना रहे हैं, कई तरीके के विश्वविद्यालय बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, मदरसा खोल रहे हैं। इसी के साथ साथ भारत में कई तरीके के समाज सुधारक भी जन्म ले रहे हैं जो अपने तरीके से कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। तो ये इनका कहना ये था, वुड डिस्पैच का, वुड डिस्पैच में कहा गया कि जो भी लोग, जो भारतीय लोग हैं जो अपने निजी पैसे से किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का स्थापना कर रहे हैं, तो ब्रिटेन की सरकार की ये उत्तरदायित्व है कि वो वैसे व्यक्ति को मदद करे, वैसे व्यक्ति को ग्रांट दे, दान प्रदान करे, पैसा दे, अनुदान दे कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। और आगे आते हैं, अगले पॉइंट पे कहा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। और उस समय 5 प्रांत थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के जो कितने प्रांत थे उस समय में, 5 प्रांत में भारत बटा हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत में जितने भी प्रांत थे, तो टोटल प्रांत कितने थे, 5 प्रांत। तो इन्होंने कहा 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग का गठन किया जाना चाहिए। किसका? लोक शिक्षा विभाग का। कौन कौन प्रांत में? 5 प्रांत में। ठीक है, जिसमें, और आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट है हमारा सरकारी स्कूल की शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखोगे कि वुड डिस्पैच ये कितना, मतलब ये देखो कि कितना मल्टी डायमेंशनल है, इन्होंने हर एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जितने भी एजुकेशन दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे एजुकेशन सेकुलर हों, वो धर्मनिरपेक्ष हों, किसी एक खास धर्म का वहाँ पे बढ़ावा, उनका पढ़ाई नहीं करवाई जानी चाहिए। तो आपसे सवाल आ सकता है कि सरकारी शिक्षा को सेकुलर होने की बात पहली बार किस नीति के तहत की गई थी? तो आप कहेंगे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच में यह बात कही गई थी, जो 1854 में लाया गया था। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं और अगला पॉइंट है हमारा सरकारी शिक्षा का उद्देश्य वेस्टर्न एजुकेशन का प्रसार है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जितने भी ब्रिटिशर्स जो भी काम करेंगे वो मूल रूप से काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनके भाषा में पढ़ाई हो सके, उनके भाषा में शिक्षा का प्रसार हो सके, उनके कल्चर का पूरे दुनिया में प्रसार हो सके। तो कह रहे हैं कि सरकारी शिक्षा नीति जो दिया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सपेंशन हो सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आगे आते हैं 1857 में वुड डिस्पैच की सिफारिश के आधार पे 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जो कि ब्रिटिशर्स के 3 मेन प्रांत हुआ करते थे, जहां बंगाल से सारी पूरी भारत डील हो रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया। ये तीनों के तीनों पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हैं। तो ये सवाल कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, या फिर इस तरीके से सवाल घुमाकर पूछा जाता है कि 1857 में निम्न में से कौन विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। तो
तो आपके लिए ऑप्शन में रहे कलकत्ता, बम्बई या मद्रास, तो आप तीनों को आसानी से टिक कर सकते हैं।